प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम NMM, SS या ओलंपियाड या एक्सीलेंस या मॉडल एग्ज़ाम जो भी आप दे रहे हैं उससे संबंधित अभ्यास प्रश्न कक्षा 7वीं एवं 8वीं हेतु विषय गणित में प्रश्न 1 से 20 तक संपूर्ण हल विश्लेषण सहित देखेंगे। आप अच्छे से वीडियो देख करके नोट्स बना लीजिए, जिससे आपको इनमें से जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त हों। और यदि आप कक्षा 8वीं में एक्सीलेंस या मॉडल के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका उसमें सिलेक्शन हो। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप अपनी कक्षा के सभी विषय की वीडियो भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। इसका पहला प्रश्न है, एक शहर की जनसंख्या 6 लाख है। शहर में 3,60,000 पुरुष हैं, तो जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत है। अब आपको इसमें जब आंसर हल करेंगे तो आपको आंसर आएगा 40%। हल देखें, महिलाओं की संख्या निकालें पहले हम। तो 6 लाख में से पुरुषों की संख्या 3,60,000 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 2,40,000। अब हम ये महिलाओं की संख्या आ गई, अब हम प्रतिशत निकालेंगे। तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो इसका एक सामान्य फार्मूला हम आपको लिखा देंगे। एक उदाहरण के द्वारा हम देखें कि यदि मान लो आपको 6 विषय हैं, 100 नंबर का पेपर हुआ, तो कुल नंबर हो गए 600 और मान लो आपको 325 नंबर मिले तो कितने प्रतिशत हुए। तो कुल नंबर आपके 600 थे, तो हम 600 को हर में लिखेंगे और 325 को हम अंश में लिखेंगे और गुणित 100 कर देंगे। तो यहाँ पर जो कुल जनसंख्या है 6 लाख है, तो हम प्रतिशत निकालते समय हर में लिख देंगे। और महिलाओं का प्रतिशत निकालना है तो महिला की जनसंख्या 2,40,000 अंश में लिख देंगे और गुणित 100 लिख देंगे। वास्तव में प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 पर, इसलिए यहाँ 100 का गुणा किया जाता है। अब हम शून्य काटेंगे। तो जब भी दाहिनी तरफ अंश और हर में शून्य हो तो एक एक शून्य आप क्रमशः काटते जाइएगा। तो जब आप सभी शून्य काट लें तो आपको यहाँ मिलेगा 24 गुणे 10 और हर में मिलेगा 6। 6 से काट दीजिए तो 6 चौके 24, तो 4 गुणे 10 तो आपका आ जाएगा 40। इस प्रकार पहले प्रश्न का उत्तर आएगा 40%। दूसरा प्रश्न देखें हम। केशव ने मकान बनाने के लिए 8 ट्रक ईंटें मंगवाई। मकान बनाने के बाद 550 ईंटें शेष बची। यदि प्रत्येक ट्रक में 2050 ईंटें थी तो मकान बनाने में कितनी ईंटों का प्रयोग हुआ। अब हम इसका हल देखें। तो एक ट्रक में 2050 ईंटें हैं, तो सबसे पहले हम देखें कि 8 ट्रक में कुल कितनी ईंटें हुई। तो हम 2050 में 8 का गुणा करेंगे तो आएगा 16,400। अब मकान बनने के बाद 550 शेष ईंटें बच गई, तो हम इसमें से घटा देंगे तो हमें उत्तर मिलेगा मकान में प्रयोग ईंटें 15,850। अगला प्रश्न है, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में 770 निमंत्रण कार्ड बांटे गए तथा बैठने हेतु 3,000 कुर्सियां लगाई गई। प्रथम 660 कार्ड में प्रत्येक कार्ड के मान से 3 सदस्य तथा बाद के शेष 110 कार्डों में प्रत्येक कार्ड में 4 सदस्य के मान से सदस्य समारोह में शामिल हुए। तो सभागार में कितनी कुर्सियां खाली थीं। तो सबसे पहले हम देखें कि हमारे पास 770 कार्ड में से 660 कार्ड में 3 सदस्य प्रति कार्ड के हिसाब से आए, तो हम 660 में 3 का गुणा कर देंगे तो हमें मिलेगा 1,980। अब 110 कार्ड में प्रति कार्ड 4 सदस्य के मान से सदस्य आए, तो हम 110 में
4 का गुणा करेंगे तो 440। अब कुल कितने अतिथि सदस्य उपस्थित हुए, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। 1980 धन 440 तो आएगा 2420। अब इतने लोग 3000 कुर्सियों पर बैठ जाएंगे, तो कितनी कुर्सियां शेष बची, तो हम 3000 कुर्सी में से 2420 घटा देंगे, तो हमारे पास आएगा 580 कुर्सियां। अगला प्रश्न देखें, चौथा, 21 मंजिला भवन के नीचे का तल वाहन पार्किंग हेतु रिक्त है। भवन के प्रत्येक तल में 16 परिवार निवासरत हैं। यदि प्रत्येक परिवार में से 500 का लिफ्ट मासिक शुल्क लिया जाता है, तो लिफ्ट सुविधा उपलब्ध कराने वाली कंपनी को इस भवन से कितनी वार्षिक आमदनी होगी। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि 21 मंजिला में नीचे का तल खाली है वाहन पार्किंग के लिए, तो कुल तल बचेंगे 20। अब प्रत्येक तल में 16 परिवार रहते हैं, तो हम 20 में 16 का कर देंगे गुणा। तो इस तरह हमारे पास परिवारों की संख्या आएगी 20 गुणे 16। अब एक माह में प्रति परिवार से 500 रुपये शुल्क लिया जाता है, तो हम इसमें 500 का गुणा कर देंगे, तो एक माह में हमें शुल्क मिला। अब एक वर्ष में कितना हुआ, तो हम इसमें 12 का गुणा कर देंगे, और हम इन सब का जब गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 19,20,000। तो इस तरह कंपनी को वार्षिक आमदनी होगी 19,20,000। अगला प्रश्न हम देखें, 100 किलोमीटर लंबी सड़क में से 500 किलोमीटर सीमेंट तथा शेष सामान्य सड़क बनाई गई। यदि सीमेंट की सड़क बनाने की लागत 3,30,000 रुपये प्रति किलोमीटर और सामान्य सड़क बनाने की कीमत की लागत 1,80,000 रुपये प्रति किलोमीटर है, तो सड़क निर्माण में कितनी लागत लगी। तो हम इसका उत्तर देखें, तो सबसे पहले हम 5 किलोमीटर सीमेंट की सड़क बनाने की लागत निकालेंगे। तो 3,30,000 में हम 5 का गुणा करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 16,50,000। अब 100 में से हम 5 किलोमीटर घटाएंगे तो 95 किलोमीटर। सामान्य सड़क बनाने की कितनी लागत होगी, तो 1,80,000 में हम 95 का गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,71,00,000 रुपये। अब कुल कितना 100 किलोमीटर सड़क बनाने में खर्च हुआ, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 1,87,50,000। तो उत्तर हो जाएगा आपका। अगला है, एक वाहन कंपनी प्रतिदिन 40 मोटरसाइकिल का निर्माण करती है। वर्ष भर में 16,400 मोटरसाइकिल निर्माण करती है, तो कंपनी सन 2020 में माह फरवरी में जनवरी की अपेक्षा कितनी कम मोटरसाइकिल निर्माण करेगी। तो सबसे पहले हम देखें सन 2020 में, तो जिस सन में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो उस सन फरवरी 28 की जगह 29 दिन की होती है। तो 2020 में हम 4 का पूरा पूरा भाग दे सकते हैं, इसलिए फरवरी होगी 29 दिन की, और जनवरी का मान 31 दिन का होता है। तो 2 दिन का अंतर हो गया, फरवरी में 2 दिन कम हो गए, और एक दिन में 40 मोटरसाइकिल बनती हैं, तो 2 दिन में कितनी कम मोटरसाइकिल बनेगी, तो हम 40 में 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 80। इस प्रकार फरवरी में जनवरी की अपेक्षा 80 मोटरसाइकिल कम निर्माण होंगी। अगला प्रश्न हम देखें, एक छात्र समाचार पत्रिका पर 350 रुपये प्रति माह खर्च करता है। यह उसके जेब खर्च का 10% है। उसका जेब खर्च क्या होगा। तो सबसे पहले हम मान लें कि जेब खर्च x रुपये, जिसे हम अंग्रेजी में पॉकेट मनी भी कहते हैं, तो हम x का 10% निकालें।
इसमें जो प्रश्न बैंक में सूत्र फार्मूला जिसको हम बोलते हैं, परिभाषा या नोट, ये सब हम आपको एक अलग से वीडियो में पूरा एनएएस से संबंधित सूत्र परिभाषाएं आपको देंगे। तो x का 10% निकालने के लिए x में हम 10 का गुणा करेंगे और बटे में 100 लिख देंगे, और यह हमको दिया है कि 10% 350 रुपये पत्र पत्रिकाओं में खर्च होता है। 0 से 0 कट जाएगा, हल करने पर आएगा x बराबर 350 गुणे 10, तो x बराबर 3500 रुपये। तो आंसर आ जाएगा 3500 रुपये। अगला प्रश्न है 8वां। 5 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी का मूल्य 12 सही 3/4 रुपये है। रस्सी का प्रति मीटर मूल्य क्या होगा? तो ऐसे जब प्रश्न आए तो एक सामान्य प्रश्न से आप हल कर लीजिए कि मान लीजिए कि 10 मीटर लंबी रस्सी 100 रुपये की आती है, तो 1 मीटर कितने की होगी? तो हम 100 में 10 का भाग करेंगे। तो यहां पर भी उसी तरह का यह प्रश्न है, आपके भिन्नात्मक रूप में दिया है। तो हम देखें कि कुल लंबाई कितनी है, 5 सही 2/3 मीटर, और इसका मूल्य कितना है, 12 सही 3/4। तो इस मूल्य में हम इस लंबाई का भाग कर देंगे, तो हमारा प्रति मीटर रस्सी का मूल्य आ जाएगा 12 सही 3/4 भागित 5 सही 2/3। मिश्र भिन्न को हल करेंगे, 12 चौके 48 और 3 51/4 भागित 5 × 15 2 17/3। अब भाग में है, यहां पर ये लाइन आप अच्छी डार्क कर लेना, लाइन के ऊपर लाइन बटे में है। अब हम इसको गुणा में बदलेंगे तो यह भिन्न पलट जाएगी, तो 3/17 हो जाएगा, कट जाएगा, 17 × 3 = 51, 9/4। अगर हम इसको मिश्र भिन्न में बदलें तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 9 के लिए, तो 4 दूनी 8, तो 2 सही हो जाएगा, एक शेष बचेगा, तो 2 सही 1/4। अब देखें हम 9वां प्रश्न। एक किसान के यहां गेहूं और चने के कुल उत्पादन में से गेहूं का उत्पादन 3/4 भाग और चने का उत्पादन 1/4 भाग हुआ। यदि किसान के यहां गेहूं का उत्पादन 600 क्विंटल हुआ तो चने का उत्पादन क्या होगा? तो इस तरह का जब भी कोई प्रश्न रहे कि इतना भाग, तो जितना भी भाग निकालना हो उसमें उसका गुणा कर दीजिए। जैसे मैं कहूं कि 100 का 3/4 भाग निकालिए, तो 100 गुणित 3/4। तो अब हम देखें कि ये जो गेहूं और चना है, इसका टोटल उत्पादन हमारे पास मान लीजिए कि x क्विंटल हुआ। अब हम गेहूं का उत्पादन हमें दिया है कि इस x जो टोटल क्विंटल में हमारे पास गेहूं चने का उत्पादन है उसका 3/4, और यह 600 के बराबर है। तो x गुणित 3/4 बराबर 600। 3/4 का पक्षांतर करेंगे तो यहां पर यह भिन्न जब गुणा से जाएगी तो भाग में पलट जाएगी, तो हो जाएगा 600 गुणित 4/3 और काट दीजिए, तो आया x बराबर 800, यानी कुल उत्पादन हुआ 800। अब चने का जो है वह इस कुल उत्पादन का 1/4 है, तो 800 गुणे 1/4 हल होगा 200 क्विंटल, यानी चना 200 क्विंटल होगा। अगला प्रश्न हम देखें 10वां। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या के 2/5 ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की, तो कितने विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त नहीं की? तो फिर से हम वही देखें, यहां पर भी हमारे पास जो प्रश्न है तो उसमें भाग सिस्टम में दिया है, तो अभी आपने देखा। तो हम देखें 60 में 2/5, तो 60 का 2/5 निकालेंगे, तो हम 60 में 2/5 का गुणा कर देंगे। जब हम गुणा करेंगे तो हमें प्रथम श्रेणी में प्राप्त होने वाले विद्यार्थियों की संख्या मिल जाएगी, जो आएगी 24। अब कुल कितने हैं? 60। 60 में से हम 24 को घटा देंगे, तो हमारे पास बचेंगे 36, यानी 36 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने प्रथम श्रेणी में प्राप्त नहीं की। अब देखें 11वां प्रश्न।
शुभम ने अपने कमरे की दीवार के 2/3 भाग को पेंट किया। उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की और उस दीवार का 1/3 भाग पेंट किया। अभी दीवार का कितना भाग पेंट के लिए शेष है? तो जब ऐसा सवाल आए तो हम उन दोनों जितना टोटल भाग हुआ उसको हम जोड़ लेंगे, चाहे वो 2 भाग में हो चाहे 3 में, और 1 में से हम उसे घटा देंगे। क्योंकि दीवार पूरी 1 है तो हम देखें तो दीवार का शेष भाग बराबर 1 ऋण, अब 2 लोगों ने पोता, एक ने पेंट किया है 2/3 भाग और दूसरे ने 1/3, तो हम इन दोनों को कोष्टक में लिखेंगे और हल करेंगे ऋण लगा करके। तो हल आएगा लघुत्तम दोनों के हर में 3 है तो 3 आएगा, और आप जानते हैं तो अंश होगा 2 धन 1। हल करने पर आएगा 1 ऋण 3/3, कट जाएगा तो 1 ऋण 1 बराबर 0, अर्थात दीवार का कोई भाग शेष नहीं बचा। अगला प्रश्न देखें 12वां। आकाश ने 10 किलोग्राम सब्जी खरीदी जिसमें 3 किलोग्राम और 500 ग्राम प्याज, 2 किलोग्राम और 75 ग्राम टमाटर, तो शेष आलू उसने खरीदे। तो आलू का वजन क्या होगा? तो सबसे पहले हम जब इस तरह से 2 इकाइयां हों, एक बड़ी और एक छोटी, तो जिसे हम दशमलव के रूप में कह सकते हैं, तो दशमलव के रूप में हम उसे लिख लेंगे। तो हम टमाटर और प्याज का कुल वजन निकालेंगे। तो प्याज का है 3.500, दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ा जाता है, और जो टमाटर है वह है 2 किलोग्राम और 75 ग्राम, तो हम इसे लिखेंगे धन 2.075। ध्यान रहे 2.75 ना लिख देना। अब हम देखें इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा दोनों का वजन 5.575। अब कुल सब्जी उसने 10 किलो खरीदी तो आलू का वजन होगा, 10 को हम लिखेंगे 10.000 और इसमें से हम 5.575 घटा देंगे तो हमारा आएगा 4.425। दूसरे शब्दों में आलू का वजन 4 किलोग्राम और 425 ग्राम होगा। अगला प्रश्न देखें 13वां। निम्न में से कौन सी सूची अधिकतम से निम्नतम, जिसे हम अवरोही क्रम भी कहते हैं, क्रमबद्ध है? और इसमें हमने चारों ऑप्शन A, B, C, D लिए हैं। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आप पहले ही को ले लीजिएगा जो A लिखा है, और उसे आप जैसा हम बता रहे वैसा लिख लें। तो हम नीचे देखें 0.345 हमने लिख लिया। फिर लिखा है 0.4, तो हम दशमलव में 3 अंक बनाने के लिए दाहिनी तरफ से हम 2 शून्य लगा देंगे तो हो जाएगा 0.400। अब लिखा है 0.43, तो इसमें भी 3 अंक बनाएंगे तो हो जाएगा 0.430। अगला है 0.44, तो ये हमने पहला लिया। अब इसमें हम अवरोही क्रम का मतलब है, अब देखिए सभी में 3-3 अंक हो गए और सभी में दशमलव के पहले शून्य है। अगर हम दशमलव को हटा दें तो आप सीधे देखेंगे, हम इसे पढ़ें, अगर दशमलव हटाने के बाद 345, 400, 430 और 444, यानी सबसे बड़ा है 444, यानी 0.444। तो इसे हम 1 लिख दें क्योंकि पहले नंबर पे आएगा। दूसरे नंबर पे आएगा 0.430, तीसरे नंबर पे आएगा 0.400 और चौथे नंबर पे आएगा 0.345। जैसा हमने कहा कि अगर हम देखें बिना दशमलव के तो 444 बड़ी है, फिर उससे छोटी 430, फिर उससे छोटी 400 और फिर सबसे छोटी 345। इसमें हम पहली संख्या से भी देख सकते हैं शून्य के बाद। इसी तरह हम जब बिना दशमलव के देखते हैं तो बाएं तरफ से हम संख्याओं को देखते हुए पहले संख्याएं देख लेंगे कि समान अंक हैं कि नहीं। इसका सबका वीडियो हम अलग से प्रेषित करेंगे। अब हम देखें तो दशमलव में
यहाँ पर 3 है, यहाँ दशमलव में 4 है, यहाँ भी दशमलव के बाद पहला अंक 4 है, यहाँ भी 4। निश्चित तौर पर यह है छोटी। अब इन 3 की तुलना हम इसी तरह अगले अंक से लेकर भी कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हमारा होगा डी वाला। अब अगला प्रश्न हम देखें, प्रश्न नंबर 14। 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े किए जाते हैं। इसमें से एक टुकड़े की लंबाई 1/4 मीटर है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात, यदि आपके पास एक 6 मीटर की, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो आपके पास सभी के पास छोटी स्केल होगी जो कि 15 सेंटीमीटर की होगी। अब उसमें से अगर हम 5 सेंटीमीटर काट के अलग कर दें तो कितनी बची, तो हम 15 में से 5 घटा देंगे, तो जो बचा भाग है वह बचेगा 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर भी वही चीज है, एक तार है 7/8 मीटर और इसमें से एक टुकड़ा काट दिया गया 1/4। तो हम कैसे हल करें, तो हम 7/8 में से 1/4 घटा देंगे। यहाँ भिन्न है, इतना अंतर है। अगर सामान्य होता तो आप सीधे सीधे घटा देते। अब देखें 7/8 ऋण 1/4, दोनों के हर का लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा 8। अब लघुत्तम 8 के लिए पढ़ेंगे पहाड़ा, पहले भिन्न के लिए 8 एकम 8, तो 7 में गुणा होगा 1 का। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 के लिए, 4 दूनी 8, तो 1 में गुणा होगा 2 का, और इस प्रकार हम जमा के लिख देंगे। अब हम 7 में से 2 घटाएंगे, बटे में 8 आ जाएगा, तो आएगा 5/8। अब क्योंकि इसका उत्तर दशमलव में आया है 3 अंक तक, तो हम अलग से भाग करेंगे। भाग सब देते आपसे बनता होगा, तो हम 5 में 8 का भाग देंगे, तो 5 में भाग नहीं जाता, तो 5 की 5, भाग नास्ती 0, दशमलव लगा देंगे यहाँ। अब यहाँ पर एक 0 लेंगे, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 छिंग 48, ऊपर 6 आ जाएगा, 48 घटेगा तो 2, फिर 0 लगा देंगे, 8 दूनी 16, ऊपर 2 लिख देंगे, भागफल में 16 घटाएंगे तो 4, 4 के बाद फिर 0 लगा देंगे, 8 पंचे 40, तो हमारा उत्तर आएगा 0.625। अगला प्रश्न हम देखें, अगला प्रश्न है हमारा 15वां। किसान 8 मीटर भुजा की वर्गाकार क्यारी तैयार करता है। क्यारी में प्रति वर्ग मीटर 1 किलोग्राम खाद की आवश्यकता है, तो किसान को कितने खाद खरीदनी चाहिए। यहाँ पर जो क्यारी बनाई उसने वर्गाकार बनाई। वर्ग के बारे में आप जानते होंगे कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग या भुजा गुणित भुजा। तो सबसे पहले हम 8 मीटर भुजा वाली जो क्यारी है उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 8 का वर्ग भुजा का वर्ग, या 8 गुणे 8, तो हो गया 64 वर्ग मीटर। अब एक इसमें लिखा है प्रति वर्ग मीटर में 1 किलोग्राम खाद, तो हम 64 में 1 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 64 किलोग्राम, यानी उसे 64 किलोग्राम किसान को खाद खरीदनी पड़ेगी। अगला प्रश्न है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई 22 मीटर है तो इसका परिमाप होगा। तो हम आयताकार यानी आयत के सबसे पहले देखें तो इसमें हमें लंबाई दी गई है, चौड़ाई नहीं दी, तो हम मान लेंगे कि आयत की चौड़ाई x मीटर है। अब साथ में हमें क्षेत्रफल दिया है, तो हम क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो हम लंबाई लिख देंगे 22 गुणे x। ध्यान रखना ये गुणा का निशान है और ये x है, और यह हमको क्षेत्रफल दिया है 440, तो हम बराबर में लिख देंगे 440। 22 का पक्षांतर कर देंगे, हर में आ जाएगा, तो x बराबर 440/22। हल करने पर x का मान आया 20। अब हमें चौड़ाई 20 मीटर मिल चुकी है।
अब हम निकालेंगे आयत की परिमाप। तो यहां पर हम आयत की परिमाप का सूत्र लगाएंगे। आयत की परिमाप का सूत्र होता है आयत की परिमाप बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई हम 22 धन चौड़ाई 20 लिख देंगे। 22 और 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42 और 2 का गुणा करेंगे तो 84 मीटर। यहां पर हम इकाई कैसे लेते हैं, मीटर में लेते हैं, वर्ग मीटर में, घन मीटर में, ये सब हम उसी सूत्र वाले फार्मूले में आपको समझाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक आयत की परिमाप, ये भी उसी प्रश्न से मिलता जुलता है। वहां क्षेत्रफल दिया था, यहां परिमाप दिया। 130 सेंटीमीटर है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसमें क्षेत्रफल दिया था, परिमाप निकालनी थी। इसमें परिमाप दी है, क्षेत्रफल निकालना। सूत्र वही उपयोग में आएंगे। यहां पर चौड़ाई दी है तो हम आयत की लंबाई मान लेंगे x। अब पहले हम परिमाप का सूत्र लगाएंगे क्योंकि परिमाप दी है। उस बार हमने क्षेत्रफल का लगाया था। आयत की परिमाप बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई की जगह x लिख देंगे, धन चौड़ाई की जगह 30 और बराबर में लिख देंगे 130। अब हम 2 का कर देंगे पक्षांतर। 2 गुणा में है तो बटे में चला जाएगा। बाएं पक्ष में आ जाएगा x धन 30 बराबर 130 बटे 2। हल करने पर हमें मिलेगा 65। तो x बराबर 65 ऋण 30, तो x का मान आ गया 35। अब हम आयत का क्षेत्रफल देखें तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई आ गई 35 और चौड़ाई हमको दी थी 30, तो 35 गुणित 30 बराबर 1050। क्षेत्रफल है तो आ जाएगा वर्ग। अगर सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर लिखेंगे और मीटर है तो मीटर में, तो हम लिख देंगे 1050 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न हम देखें। यहां पर एक आकृति बनी हुई है और इस आकृति में आपको कहा जा रहा है कि चित्र में आकृति देख करके छायांकित और अछायांकित भागों के क्षेत्रफल में अंतर बताइए। तो सबसे पहले हम देखें तो इसमें हमको जो चित्र दिया है इसमें हम देखें अछायांकित भागों का क्षेत्रफल। तो छायांकित 2 भाग बने हैं। एक जैसा हम बता रहे हैं, ये जिसकी लंबाई आपको दी गई है, आपको चित्र बड़ा करके हम बताते हैं। इसकी लंबाई है 7 और चौड़ाई है 5। तो हम इसका गुणा कर देंगे 7 गुणे 5, तो इस आयत का हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसी तरह ये खाली जो है, इसकी जो ये चौड़ाई है ये है 5 और लंबाई इसमें नहीं दिख रही, लेकिन वास्तव में लंबाई है 7। तो इसकी भी लंबाई 7 है और चौड़ाई 5 इसकी भी। तो हम इन दोनों के क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हमने निकाला है अछायांकित भागों का क्षेत्रफल बराबर, इसके लिए हमने लिखा है 7 गुणित 5 धन, और इस खाली भाग के लिए 7 गुणित 5, तो 35 धन 35 बराबर 70 वर्ग सेंटीमीटर। अब अछायांकित भाग आप देखिए, तो इसमें अछायांकित भाग 4 हैं। 1 2 3 4, ये दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों एक जैसे। अगर हम इसको देखें तो इसकी चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर और लंबाई है 5 इन दोनों की। और इनके लिए देखें तो चौड़ाई है 7 और लंबाई और चौड़ाई है 3। तो इन दोनों के लिए हम इनका अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले इसका निकालेंगे और 2 का गुणा करेंगे तो ये दोनों हो गए। फिर इसका निकालेंगे और 2 का गुणा कर देंगे, तो इस प्रकार हमें चारों का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हमने लिखा है छायांकित भागों का क्षेत्रफल बराबर 3 गुणित 5, क्योंकि आयत के रूप में है इसलिए आयत का क्षेत्रफल इन सभी में लग रहा है, लंबाई गुणित चौड़ाई। और गुणित 2 क्यों लिखा, क्योंकि ये इस तरह के 2 हैं। धन 7 गुणित 3, और फिर हमने गुणित 2 क्यों लिखा, क्योंकि ये भी 2 है, यानी ये कुल 4 थे, इसलिए हमने यहाँ 2 का गुणा इसमें किया और 2 का इसमें। हल किया तो हमें मिला 30 धन 42, जोड़ दिया तो आया 72 वर्ग सेंटीमीटर। अब अंतर, तो अंतर में 72 यानी बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो
जो हमें छायांकित भाग है 72 और अछायांकित है 70। 72 में 70 को घटाएंगे तो आएगा 2 वर्ग सेंटीमीटर। तो आंसर आ गया 2 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है हमारा 19। स्कूल के हाल की लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है। हाल की छत को सपोर्ट देने के लिए हाल के बीच में एक खंभा 1 वर्ग मीटर का बना है। यदि टाइल्स लगाने का व्यय 680 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो संपूर्ण हाल में टाइल्स लगाने का कितना खर्चा होगा। तो सबसे पहले हम फर्श देखें तो फर्श है हमारा 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा। तो हम हाल के फर्श का क्षेत्रफल निकाल लें आयत के रूप में, लंबाई गुणित चौड़ाई 45 गुणित 30 तो आया 1350 वर्ग मीटर। अब इसमें एक बड़ा सा खंभा लगा है 1 वर्ग मीटर का बीच में, तो उसमें टाइल्स नहीं लगेंगे, तो हम इसमें से 1 घटा देंगे 1350 में से, तो आएगा 1349 वर्ग मीटर। अब इसमें लिखा है प्रश्न में कि 1 वर्ग मीटर का खर्च 680 रुपये है। तो हम इसमें 1349 में 680 का गुणा करेंगे तो संपूर्ण हाल में टाइल्स लगाने का खर्च मिल जाएगा। तो हमने गुणा कर दिया तो हमारे पास आया 9,17,320 रुपये। तो उत्तर होगा आपका। अगला प्रश्न हम देखें, इसमें भी एक चित्र बना है 20वें प्रश्न में, और इसमें लिखा है कि 8 सेंटीमीटर लंबे 5 सेंटीमीटर चौड़े एक गत्ते पर एक पेंटिंग इस प्रकार बनाई गई कि इसकी प्रत्येक भुजा के अनुदिश 1.5 सेंटीमीटर हाशिया छोड़ा गया। हाशिया का कुल क्षेत्रफल निकालिए। हाशिया मतलब ये जो छायांकित भाग है आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले हम यहां से देखें, जैसा हम आपको कर्सर से बता रहे हैं कि ये एक आयत बन रहा है नीचे, और इसी के समान यहां से यहां तक एक आयत बन रहा है। तो हम इस आयत का पहले क्षेत्रफल निकालें, और ये दोनों एक से हैं तो एक निकाल करके हम उसमें गुणा कर देंगे। यानी इसकी लंबाई होगी 8 और चौड़ाई होगी 1.5, और हम 2 का गुणा करेंगे तो यहां से, जैसा आप देखिए ये हमने कर्सर चलाया तो इतना, फिर ऊपर देखें तो इतना, ये पूरा भाग का हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। बाद में हम इन दोनों के क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जोड़ देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हम देखें तो हमने नीचे लिखा है हाशिए का कुल क्षेत्रफल 8 गुणे 1.5 गुणे 2। तो इस तरह जो हमने कर्सर से बताया था उसका हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब फिर से देखें तो यहां पर भी ये, जैसा आप कर्सर से देख रहे हैं, ये दोनों भाग एक से हैं तो एक का निकाल करके क्षेत्रफल और 2 का हम गुणा कर देंगे। तो इसमें ध्यान से देखिए कि इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी है 1.5। ध्यान से देखिए, और अब हम देखेंगे इसकी चौड़ाई, तो ये हो गई हमारी इस चित्र में चौड़ाई। अब हम यहां से यहां तक देखें लंबाई, तो क्योंकि यहां पर है 1.5 बॉर्डर, तो हो गया 3, तो हम 5 में से 3 घटाएंगे तो ये लंबाई मिलेगी 2। तो इसका क्षेत्रफल होगा 2 गुणे 1.5, और फिर उसमें हम 2 का गुणा करेंगे। तो देखिए धन 2 गुणे 1.5 गुणे 2, यहां थोड़ा 2 धुंधला है, आप 2 लिख लें। अब हम पहले 1.5 में 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 3, और 3 का 8 में गुणा करेंगे तो 24। इसी तरह धन 1.5 में 2 का किया तो 3 और 3 दूनी 6, 24 धन 6 बराबर 30 वर्ग सेंटीमीटर।